साथियों जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको उर्वर मैदान नहीं कहेंगे, उसको बंजर कहा जाता है जो भूमि उपजाऊ ना हो। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल सही था। अगला देखिए, स्तुति का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। स्तुति का मतलब कहीं ना कहीं प्रशंसा होता है, तारीफ होती है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, निंदा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निंदा का मतलब बुराई होती है। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, स्तुति का विलोम निंदा होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है जन्मांध कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर बी था तो बिल्कुल सही था। कह रहे कि मांस खाने वाले के लिए एक शब्द बता दीजिए साथियों क्या होता है। देखिए, जो सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, जो बहुत कम खाता है उसको अल्पाहारी कहते हैं, और जो सब कुछ खाता है उसको सर्वाहारी कहेंगे, लेकिन जो मांस खाता है उसको साथियों मांसाहारी कहा जाता है। तो जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि एक आंख न भाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। जरा भी अच्छा ना लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना या काना होना, जरा भी अच्छा ना लगना, इसको कहा जाता है एक आंख ना भाना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाले शब्द का आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है क्या होगा, यानी कि सौंदर्यवर्धक कैसे लिखा जाता है ये आप लोग एक बार बता दीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जैसे बी में, सी में, डी में, मैं कहूंगा सौंदर्यवर्धक कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द बताइए, विलोम क्या होता है। तो पाश्चात्य का विलोम साथियों पौर्वात्य होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं, यह बहुत बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देखिए, अनुपम को अतुल कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अनोखा कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अनिल कहते हैं साथियों वायु को। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि सुसंगत शब्द युग में प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त देखिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए ये होगा, या अपराधी को सजा मिलनी चाहिए ये होगा, या अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए ये होना चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहूंगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे सही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य है, यानी कि शब्द का अनुक्रम कौन से वाक्य का सही है। वह गरीब आदमी था, या वह आदमी गरीब था, या था वह, इसका तो बिल्कुल गलत है और इसका भी गलत है। कौन सा बिल्कुल शब्द अनुक्रम सही है, ऑप्शन नंबर बी वाले का सही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। कह रही कि फूल का कौन सा पर्यायवाची उसमें से नहीं होगा। देखिए, फूल को हम लोग सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो यही आपका जवाब है। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये तीनों ही सातों कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं, ये आप लोग याद रखें। वह शब्द, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई साहब, उनको यौगिक शब्द कहते हैं, है ना, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि मुझे बताइए साथियों किसमें है। निरंतर में, निराधर अंतर, बिल्कुल साथियों दिग्गज, जगदीश, महिष, इन तीनों में नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए वाले में साथियों विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों, तो मैं कहूंगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, सांप को दूध पिलाना, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, या अच्छा कार्य करना। साथियों बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करने को कहा जाता है सांप को दूध पिलाना। उसके बाद देखिए, अतीत का विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो अतीत का विलोम मैं कहूंगा वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीत का विलोम वर्तमान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, तो ये किसके द्वारा है, ये हरिशंकर परसाई के द्वारा साथियों लिखित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका और पूछा भी जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यहां पर अगर बात करें, सुंदर शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि ये संज्ञा है। भाई साहब ये संज्ञा तो नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है, कारक भी नहीं है, ये क्या है, कबीर सुंदर दिख रहा है, तो ये साथियों विशेषण ही तो हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। पशुता शब्द उदाहरण है, यानी कि पशुता शब्द क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं, इसमें तो साथियों भाववाचक संज्ञा, पशुता शब्द में भाववाचक संज्ञा, आंसर आपका सी होगा। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे बड़ा आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाएगा। यहां पर जो बड़ा आ है, क्या ये मूल शब्द है? मूल शब्द नहीं है साथियों, ये उपसर्ग है। क्या है साथियों? ये उपसर्ग है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो वह खाता होगा, इस वाक्य क्रिया किस काल की है। देखिए, सामान्य भविष्यकाल इसमें नहीं है, संभाव्य भविष्यकाल नहीं है, इसमें साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है। वह खाता होगा तो इसमें संदेह ही तो लग रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पाठक शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है, तो पाठकगण कहेंगे साथियों। पाठक को अगर बहुवचन में कहना होगा तो पाठकगण कहा जाएगा। निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा बताइए। तो गुरु को स्त्रीलिंग की अगर बात करें कैसे बदलेंगे, तो गुरुवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गुरुवाइन हो जाएगा, गुरु का स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शा, शा, सा, हा, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन ही तो है साथियों, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हिंदी
वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ये पता सातु क्या कहलाए जाते हैं, आपसे पूछा जा रही है, अयोगवाह कहलाए जाते हैं। सही जवाब आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा अयोगवाह। ता उच्चारण होता है, तो ता की जब हम सातु यहां पर बात करते हैं, ता किसके अंतर्गत आता है? दंत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सातु, ता था दा धा, है ना, ये सारे के सारे दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए हथियाने में कौन सी क्रिया है? तो हथियाने में कौन सी क्रिया है? मैं कहूंगा प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है सातु हथियाने में। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? तो चंद्रमा का समानार्थी की अगर हम बात करते हैं तो इंदु शब्द इसमें से जो होगा वो चंद्रमा का समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए, इसमें से लोकोक्ति क्या है सातु? तिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, आ बैल मुझे मार, ये सब गलत है। कौन सी सही लोकोक्ति है? ऑप्शन नंबर डी वाली सही लोकोक्ति, और यही आपका जवाब हो जाएगा। दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी सुनाई देती है, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या पर निंदा अच्छी लगना। देखिए जो अनदेखी वस्तु है वो अच्छी लगती है, वस्तु वो भाती है, यानी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। उसके बाद देखिए सुषुप्ति का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो सुषुप्ति का विलोम सातु जागृति हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको विलोम बताना है कि अनुकूल शब्द का, तो अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा सातु? अनुकूल होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बलराम का पर्यायवाची इसमें से सातु क्या हो सकता है? तो बा से बलराम और बा से बलभद्र, यानी कि बलभद्र जो है ना यही बलराम का पर्यायवाची हो जाएगा। दिए गए वाक्य में शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? ये आपसे सातु आपको चिन्हित करना है। चलिए, तो विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर जो उप प्रधानाचार्य है ना साथियों, इसमें आपको बताना है कि जो उपसर्ग है ना ये किस कोटि का है। तो अगर उपसर्ग की यहां पर साथ हम लोग बात करें ना, तो इसमें तत्सम उपसर्ग होगा, तद्भव उपसर्ग होगा, विदेशज या देशज, मैं कहूंगा इसमें तत्सम उपसर्ग होगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ला प्रत्यय के बारे में साथों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि यहां पर साथों जो उप है ना, उप एक तत्सम उपसर्ग ही तो है, ला प्रत्यय है, तो ला प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों कर्ता कारकीय है। कैसा? कर्ता कारकीय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, जो विकार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसको संधि कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। अन्वेषण की जब हम बात करते हैं तो अनुधन एषण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। इसमें कौन सी संधि, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए उत्धन ज्वल की संधि से बना शब्द कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करते हैं सातु कौन सा शब्द बन जाएगा? उज्जवल शब्द बन जाएगा। उज्जवल कहां पर लिखा हुआ है? शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। कब सातु? 26 नवंबर 1949 को अपने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो मैं कहूंगा ये किस अनुच्छेद का भाग है? ये अनुच्छेद 22 का भाग है। क्या? निवारक निरोध, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? भविष्य के लिए पैसे बचाना एक मौलिक कर्तव्य, ऐसा नहीं है साथियों। जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं। माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो 6 महीने तक रहता है साथियों, 6 महीने आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, या 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, तो यह ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि 25 वर्ष चाहिए होती है साथियों प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु, अगर वो लोकसभा का सदस्य है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों 1826 में कलकत्ता आए थे, कौन आए थे? और उन्होंने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किनकी बात चल रही है ये साथियों? किनकी बात चल रही है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की बात चल रही है। 1826 में कलकत्ता आए थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है? उस समय लॉर्ड डफरिन थे। यानी कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कौन भारत के वायसराय थे? लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी एक बार कमेंट में आप
आप लोग टाइप कीजिए। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? यानी कि यहां पर अगर साथों हम लोग बात करते हैं, आप लोग याद रखेंगे किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात चल रही है? विंस्टन चर्चिल की बात चल रही है। इन्होंने भारतीय संविधान को, है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों, इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान जो है यहां पर नहीं आना चाहिए। यानी कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो विंस्टन चर्चिल ने क्या क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? बस सिंपल सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको साथों यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो धौलावीरा के साथ जाएगा। यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इसमें से कौन सी पुस्तक मैं कहूंगा इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो आप लोग यहां पर साथों ध्यान रखेंगे, जो पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो मैं कहूंगा असम राज्य को साथियों कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। अगला देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहां पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा साथियों राजस्थान के अजमेर में स्थित है। सही जवाब। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? देखिए कि कहां कहां इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयपुर में करवाया, दिल्ली में करवाया, वाराणसी में करवाया, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया। नहीं करवाया तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसको सौंप दिया? तो मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मई 1857 में किसके नवाब की पत्नी, है ना, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये अवध के नवाब की पत्नी थी। कौन? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व 1857 में इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का तो सवाल है, यानी कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इनमें से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो मैं कहूंगा पंचायतों की अगर हम बात करते हैं तो पंचायतों का संबंध 73वें संविधान संशोधन से था। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अगरा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी का। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो पता कहां पर खोली गई है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई। अभी हाल फिलहाल की बात है, जनवरी 2026 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो खोली गई यूपी के लखनऊ में खोली गई है। उसके बाद देखिए जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन जो किया है वो कहां पर साथियों किया है? तो वो कहां पर किया है? वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी के करंट अफेयर के जो आपको सवाल करवा रहा हूं। उसके बाद देखिए कह रहे कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो पता ये कहां की है गजक और रेवड़ी जिसको जीआई टैग दिया गया? ये मेरठ की है। तो मेरठ आपके सवाल का जवाब होगा। दिसंबर 2025 में दक्षिण कोरिया की महारानी राजकुमारी श्रीरत्ना की 10 फीट ऊंची और 48 टन वजनी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो कहां पर किया गया है? ये अब आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो वो अयोध्या में किया गया, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 24 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मैं कहूंगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उसके बाद देखिए दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहां पर साथियों किया जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अपने देश भारत में ही किया जाएगा, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन। अगला देखिए किसने ग्रंथ कुटीर का उद्योग किया है? तो किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करते हैं, इन्होंने ही ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। सॉरी, मैंने कुछ और बोल दिया था। उद्घाटन जो किया है ग्रंथ कुटीर का ये द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है? तो कौन से देश की बात चल रही है? चीन देश की बात चल रही है। अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? तो भव्य एयर शो जो आयोजित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा ये नासिक में किया गया है। तो नासिक आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिसेंस 2026 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पुणे में साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो किस शहर की बात चल रही है? आपका क्या आपका जवाब हो सकता है? मंगलुरु आपका जवाब होगा। बिल्कुल, भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है ना यह मंगलुरु को ही घोषित किया गया है। घरेलू हिंसा, अब मूल विधि वाले कुछ सवाल आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मूल विधि के भी 4 या 5 या 6 तक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए
घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने के लिए बाध्य है ना। तो मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, बिल्कुल सातु पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, यह आपका जवाब होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का एक ये अपराध होगा। तो किसकी बात चल रही है साथियों? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा का अपराध होगा। तो असंज्ञेय और गैर जमानती होगा ये अपराध, क्या संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो संज्ञेय और गैर जमानती कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त नहीं, समस्त भारत में। तो समस्त भारत में है ना, वो आदेश परिवर्तनीय होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिले, ROPE का कोड यहाँ पर %57 डॉलर वाला साइन है, डाउट का कोड ये है 35#8 है, लाइफ का कोड ये है, तो आपसे पूछा जा रहा है TROUBLE का कोड क्या होगा। तो आप देखिए टी का कोड, टी कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जरा टी की अगर बात करें यहाँ पर लिखा है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा? अच्छा ये है स्टार है, टी का कोड जो है वो स्टार है, तो स्टार यहां पर आ जाएगा। स्टार मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। आर की अगर हम बात करें तो आर यहां पर है, आर का कोड प्रतिशत है, तो देखिए प्रतिशत आ रहा है, पूरा आप चेक करेंगे तो यही आपको मिलेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये सवाल सातों इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत ही शानदार है ना, तो इसको बहुत अच्छे से सातों यहाँ पर आप लोग देखेंगे। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। चलिए एक सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन तो खैर दिख रहा होगा पूरा। मैं राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अभी बहुत आसान मैं इस सवाल को बनाने वाला हूं आपके लिए, देखिएगा। फिर वामावर्त, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो दक्षिणावर्त शब्द का मतलब क्या होता है और वामावर्त का शब्द का मतलब क्या होता है। ये दो मतलब अगर आपको पता चल गए तो ये सवाल आपके लिए बच्चों वाला हो जाएगा। वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसके बाद दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है और अंत में वामावर्त दिशा में घूमता है 135 डिग्री। तो बताओ राकेश अब किस दिशा में? देखिए सबसे पहले बेसिक जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और ये साथियों पश्चिम हो जाएगा। यहां पर एक बात कही गई है साथियों दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण ये है, पूर्व ये है, यानी कि राकेश दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, तो राकेश इस तरफ देख रहा होगा। समझ गए? अच्छा दूसरी बात देखिए दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है साथियों? दक्षिणा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयां जैसे चलती है ना, एक पर आई सुई, फिर दो पर आई, फिर तीन पर आई, तो ऐसे आपको घुमाना है अगर दक्षिणावर्त दिशा में कहेगा। और अगर वामावर्त दिशा में कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, जिसके पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 12 ऐसे करके। अच्छा 225 की अगर हम बात करते हैं, 225 का मतलब क्या होता है? 45 × 5, यानी कि 45 डिग्री आपको घुमाना है। देखिए अगर मान लीजिए मेरा मुंह इस तरफ है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको वामावर्त घुमाइए 90 डिग्री, तो अब मेरा मुंह इस तरफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस तरफ से इस तरफ 90 डिग्री, अगर लेकिन मेरा मुंह इस तरफ है और मैं आपसे कहूं दक्षिणावर्त घुमाइए 45 डिग्री, तो आपका मुंह किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोनों चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, तो अब हम लोग सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसे क्या हो सकता है। देखिए यानी कि राकेश दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, मान लीजिए राकेश यहां पर खड़ा है, राकेश इस तरफ देख रहा है, मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व यही होता है। उसके बाद कहने कि उसके बाद वो दक्षिणावर्त यानी कि वो क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमता है, यानी कि 5 बार घुमाना है 45 डिग्री। तो एक काम करिए 2 बार तो 90 डिग्री इसको घुमाइए, 2 बार 90 डिग्री घूमेगा। देखिए ऐसे है ना, तो ऐसे एक बार 90 डिग्री, फिर एक बार ऐसे 90 डिग्री और फिर ऐसे घूमेगा तो ये 45 हो जाएगा। तो 5 बार 45 जब आप घुमाओगे तो यानी कि 225 डिग्री घुमाओगे, तो अब इनका मुंह जो होगा साथियों वो इस तरफ होगा। ठीक है, फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घुमाया जाता है। वामावर्त दिशा में देखिए यहाँ पर मुंह था 90 और 90 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वामावर्त दिशा में 180 घुमाया जाता है, यानी कि अब इनका मुंह जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ से डायरेक्ट इस तरफ आ जाएगा दक्षिण की तरफ। यानी कि उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाया जाता है, यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाते हैं, तो अब सातों इस तरफ इनका मुंह हो जाएगा। यानी कि फिर अंत में वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाते हैं। 135 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री घुमाओ फिर 45 डिग्री घुमाओ, तो 90 घुमाओगे इधर आ जाएगा, फिर 45 डिग्री घुमाओगे इधर आ जाएगा, यानी कि अब फाइनली इनका मुंह इस तरफ है, इस तरफ। तो ये कौन? राकेश बताओ अब किस दिशा में देख रहा है? तो राकेश की अगर हम बात करते हैं ये दक्षिण पूर्व में देख रहा है, और दक्षिण पूर्व में देख रहा है तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मजा आया साथ इस सवाल में? अगर आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो आपको नहीं लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो बहुत अच्छी यहाँ पर बात है। अब उसके बाद देखिए इस सवाल को भी बहुत आराम से और बहुत ही शानदार तरीके से साथियों अभी क्लियर मैं कर देता हूँ। देखिए
आपसे कहा जा रहा है कि ए बी का पुत्र, जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते जाओ कि जो ए है ना, ए ये किसका पुत्र है भाई साहब, ये बी का पुत्र है, ठीक है, तो पुत्र है तो प्लस कर देंगे। सी बी का पिता है, अच्छा सॉरी सी का पिता बी है, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा साथ, तो सी का पिता बी हो जाएगा, यानी कि बी के 2 बच्चे हैं, एक ए है एक सी है, ठीक है। यानी कि सी जो है ना डी की पत्नी, यानी कि ये फिर बेटी होगी, यानी कि बी का बेटा ए है, बी की बेटी सी है, और सी जो है ना ये डी की पत्नी है, तो हम पति पत्नी के बीच 2 बना लेते हैं, ये पति साहब होगा, ये पत्नी हो गई। कहेंगे साथों ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, यानी कि ई और एफ डी की पुत्री, यानी कि इन दोनों की पुत्रियां होंगी साथ, तो एक ई हो जाएगी और एफ हो जाएगी, यानी कि ई और एफ डी की पुत्रियां, यानी कि सी और डी की पुत्रियां होंगी। यानी कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए क्या कहेगा एफ को, तो ये ए क्या कहेगा भाई साहब एफ को, है ना। देखिए ये बहन हुई, तो बहन की बेटी को क्या कहा जाता है, बहन की पुत्री, अच्छा डायरेक्ट लिखा हुआ है, वैसे तो भांजी कहते हैं, लेकिन बहन की पुत्री यहाँ पर साफ साफ लिखा हो तो बहन की पुत्री आप ऑप्शन लगा देंगे, आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक ही पास है कि 3 विभिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है साथ, तो ये वाला एपोस्ट्रॉफी है, इस वाला एपोस्ट्रॉफी वाला एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है ना, एपोस्ट्रॉफी नहीं एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपको बताना इसके विपरीत फलक पर सातों कौन सा चिन्ह होगा, ये आप लोग बता। देखिए यही तो पूछा गया ना, इसके विपरीत, तो एक तो ये यहाँ पर बना और एक ये यहाँ पर बना। देखिए मुझे इतना पता है कि अगर इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है तो इसका विपरीत हैशटैग नहीं हो सकता और ये डॉलर साइन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो अगर ये ऑप्शन में तो इसको कट कर दी, यानी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अगर इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है तो @ भी नहीं हो सकता और प्रतिशत भी नहीं हो सकता, तो प्रतिशत भी कट कर देंगे, तो बचा क्या, बचा सिर्फ एंड, यानी कि इसका विपरीत हो जाएगा एंड, और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका एंड जवाब हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथों और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। सवाल बहुत शानदार है और बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए 8 लड़के हैं, राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन, अमित और अनिल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठे। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्योंकि सवाल तो जो एक्चुअल सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए यानी कि अनिल, राज या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब इसको स्किप कर दीजिए। अच्छा 8 लोग यहाँ पर थे, तो सबसे पहले 8 लोग की बैठने की जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोगों के बैठने की जगह हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर ली। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, इसको देखिए, अनिल राम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो अब आप सातु कहीं पर भी बैठा दीजिए अनिल राम को, है ना। अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, अमन सुमित के ठीक दाईं ओर बैठा है, सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है। तो इसको एक काम करिए, आप इसको सेट करिए, क्या लिखा हुआ है, अमित राज का निकटतम पड़ोसी और अमन सुमित के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो अमन जो है ना, अमन की अगर बात करिए सुमित के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो सुमित को कहीं पर बैठा लो, मान लीजिए सुमित को हमने यहाँ पर बैठा ला, तो आपसे कहा जा रहा है सुमित, देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो सुमित का दायां क्या हो जाएगा, सुमित का दायां ये हो जाएगा और यहाँ पर सातों अमन बैठे हुए हैं। अब आप वो लाइन सॉल्व करिए जहां पर आपको अमन या सुमित दिख रहे हैं। अमन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सुनील जो है ना ये राज और अमन के बीच में है, तो अमन और राज के बीच में कौन है, सुमित है, सॉरी सुनील है, तो सुनील यहाँ पर आ जाएंगे, अमन और राज के बीच में सुनील हो गई है। अब आप वो लाइन सॉल्व करिए जिसमें राज, सुनील, अमन या सुमित का जिक्र किया गया हो। ये तो लाइन हो चुकी यहां से, इसको देखिए जरा, अनिल राम के ठीक बाईं ओर बैठा है, अनिल राम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी रुक जाए इसको, यानी कि अनिल राज या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अनिल जो है ना, अनिल राज या राहुल का, अच्छा राज का तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, यानी कि अनिल राम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, इसको भी अभी देखते हैं। अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, अमित राज का निकटतम पड़ोसी है, तो अमित यहां पर आ जाए क्योंकि राज यहां पर लिखा हुआ है ना, तो अमित राज का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमन सुमित के ठीक दाईं ओर बैठा है, अमन सुमित के ठीक दाईं ओर बैठा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। सुनील राज और अमन के बीच में बैठा है, ये भी हो गया है। इसको देखिए जरा, अनिल जो है ना, अनिल राज या राहुल का, राज का या राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन सा, तो अनिल। तो अनिल की अगर हम बात करते हैं, अनिल को एक काम करिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज ये भी कही जा रही थी, क्या यहाँ पर किधर गई वो लाइन, ये अनिल राम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, राम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो राम फिर यहां पर आ पाएंगे, है ना। राम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, अनिल बैठा हुआ है, तो अनिल यहां पर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गई। अब एक बचे हैं, कौन बचे हैं, राहुल बचे हैं, राहुल यहां पर बैठ जाएंगे आपके, तो ये राहुल हो गए। 8 के 8 बैठ गए। सवाल में पूछा जा रहा है कि राज और अनिल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो राज और अनिल, राज कहां पर है, राज यहां पर है, और अनिल कहां पर है, अनिल यहां पर। इनका पड़ोसी कौन है, तो अमित है, तो अमित आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। अगला सवाल सा तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब काजल 8 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वे बाएं से, ये कुछ नहीं है, बाएं से 18वीं हो जाती है। देखिए एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, एक पंक्ति में टोटल 35 लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं,
अच्छा मान लीजिए अभी यहां पर कहीं पर होगी, है ना, कौन, काजल, यानी कि 35 छात्रों की पंक्ति में जब काजल 8 स्थान दाईं ओर खिसकती, अब वो इधर कहीं पर आ जाती है तो वो बाईं ओर से 18वीं हो जाती है, यानी कि इधर से अगर हम काउंट करते तो 18वीं हो जाती, कौन, काजल, है ना, काजल। पहले वो यहां पर थी, कितने, अब इधर किया गया, क्योंकि जब काजल 8 और ये जो दूरी है, यानी कि पहले वो 10वें स्थान पर होगी भाई साहब, पहले 10वें स्थान पर होगी, उसको 8 बढ़ाया गया तो 18वें पर हो गई, तो पहले 10वें पर होगी, जाहिर सी बात है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से, यानी कि दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति तो ये है, ये तो बाद की स्थिति है। अब देखिए सिंपल सी बात आपको ये करना है कि टोटल लोग अगर 35 हैं, है ना, और अगर इधर से इसकी पोजीशन 10वीं है तो इस तरफ से दाईं ओर से इसकी पोजीशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा जा रहा है, पहले वाली पोजीशन पूछी जा रही है। तो अगर ऐसा करना होता है तो मैं आपको बताता हूं, हर बार टोटल छात्र जितने हैं, इधर से इसकी पोजीशन क्या है 10, इसको घटाकर इसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 आपका 26 हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल छात्र 35 हैं, इस तरफ से इसकी, यानी कि बाएं तरफ से अगर ये 10वें नंबर पर है तो इस तरफ से कितने नंबर पर होगी, 26वें नंबर पर होगी। 26वां कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, है ना, आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है कुछ चेंजेस करके, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस। देखिए पहले सवाल की अगर बात करें, 86 नंबर का सवाल है, कह रहे कि जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, डब्ल्यू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, वी वाई से छोटा है लेकिन, ये क्या लिखा हुआ है साथियों, लेकिन जेड होगा ये, लेकिन जेड से लंबा है, तो सबसे छोटा इसमें आपको बताना है साथियों कौन सा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वाई से छोटा है साथियों, क्या वाई से छोटा है, वाई से, अच्छा y से छोटा है सातु z, यानी कि ठीक है y से छोटा है z लेकिन x से लंबा, यानी कि y x से लंबा है तो ये x से सातु लंबा हो जाएगा। यानी कि w z से छोटा है, w जो है ना w, ये z से छोटा है, z से छोटा है सातु, कैसे आ जाएगा अब ये, एक काम करिए दूसरी लाइन से स्टार्ट करिए। अगर दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि w z से छोटा है, तो अगर हम बात करते हैं सातु, ये जो w है ना ये z से छोटा है लेकिन x से लंबा है, w जो है ना z से छोटा है लेकिन x से लंबा है, ठीक है x से लंबा हो गया। यानी कि v y से छोटा है लेकिन z से लंबा है, तो z से लंबा है कौन, z से लंबा सातु v है, और v y से छोटा है, v जो है ना सातु y से छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये लाइन पूरी हो पा रही है, देखिए जरा, z y से छोटा है, z y से छोटा है, z जो है ना y से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन z x से लंबा है, लेकिन z जो है ना सातु x से लंबा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सबसे छोटा कौन है, x है, तो x आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सभी खिलौने कलम है, तो मान लेते हैं सातु ये क्या हो गए, ये खिलौने हो गए, और ये जितने खिलौने हैं सभी के सभी खिलौने कलम हो गए, सभी के सभी खिलौने कलम हो गए। कह रहे कि सभी खेल कलम है, यानी कि कलम के अंदर ही आएंगे साथियों, सभी खेल जो आएंगे ये कलम के अंदर ही आएंगे। तो अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष साथियों गलत है। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई खिलौना खेल नहीं है, कोई खिलौना खेल नहीं है, ठीक है, कोई कलम खेल नहीं है, कोई कलम खेल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, कोई कलम खेल नहीं कैसे, सारे कलम सारे जो है ना सारे खेल कलम है ना, तो कुछ कलम खेल हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, कुछ खिलौने खेल हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए कहा जा रहा था कि कोई खिलौना खेल नहीं है और कुछ खिलौने खेल है, तो दो में से कोई एक बात ही सही होगी। तो कभी अगर ऐसा निष्कर्ष आ जाए कि कोई खिलौना खेल नहीं है और फिर कह रहे हैं कि कुछ खिलौने खेल हैं, तो दो पहला वाला या तो तीसरा वाला दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही होगा, ऐसा आपके ऑप्शन में लिखा होगा और आप उस वाले ऑप्शन को सही लगा देंगे। उसके बाद देखिए साथियों यूपीएसआई में ये कथन और धारणा वाले सवाल आते ही आते हैं। कह रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि समय पर कक्षा में नहीं आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक सख्त कार्रवाई की है विद्यालय के प्रबंधन ने। क्यों, धारणा देखिए, वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आप असमय आओगे, 10 बजे का स्कूल है 11 बजे आओगे तो प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खराब होगी, तो इसलिए वो जो विद्यालय का प्रबंधन है वो विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसकी दोनों धारणाएं बिल्कुल सही। यदि एक शंकु का आयतन जब उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है, यानी कि यदि एक शंकु का अनुपात, ठीक है, जब उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है तब 20% कम होता है, तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको यहां पर सातों सबसे पहले बताना है। देखिए अब ये आसान सवाल है, आप शंकु वंकु कहाँ इसके पीछे पड़े, कभी भी अगर आपको 2% दे रखे हो
और किसी में वृद्धि हो किसी में कमी हो तो कुछ नहीं आपको करना है ना। शंकु की ऊंचाई में कितनी कमी की गई है, 50% की वृद्धि की गई, वही वाला सूत्र लगा दीजिए, एक्स वाई वाला सूत्र लगा दीजिए। और फिर 20% की सातु कमी की गई है तो 20% की कमी कर लेंगे। 50 गुणा 20 यहाँ पर फिर से आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये आपका कितना बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो सातु 30 बचेगा, 5 गुना 10 कितना आ जाएगा, पूरा 20% यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि आयतन की बात की गई है, इसकी बात की गई है, आयतन की बात की गई है, तो साथियों अब हमें इसमें ये क्या मिल गया, ये 20% मिल गया। अब हमें इसमें से एक बार और 20 की सातु कमी करना पड़ेगी, है ना। ये तो प्रतिशत का 20 है, 20 अब -20 इसमें से, -20 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 4% आएगा, यानी कि 4% की कमी आएगी अगर माइनस आ गया है। तो 4% की कमी कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा होता तो सिर्फ 2 बार ये आंसर हो जाता, लेकिन आयतन लिखा हुआ है तो हम साथ इसको करने के बाद एक बार और इसको घटाएंगे आयतन की वजह से। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आपसे कि 30/6 गुणा 5 ऑफ ब्रैकेट में 2 + 3 माइनस 12 ब्रैकेट में 3 गुणा 2, इसका मान आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 6 कम 6 6 पंजे 30, इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, 5 गुणा 5 और ऑफ यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करें 3 दूना 6, है ना, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये आपका 72 आ जाएगा। 5 गुणा, अब ये सबसे पहले सॉल्व होगा, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 आ गया, माइनस आपका 72 आ गया, 25 पंजे 125 हो जाएंगे, 125 में से 72 घटेगा तो कितना आ जाएगा सातु 53 आ जाएगा, है ना। तो 53, ये जीरो नहीं होगा सातु, सिर्फ 53 होगा, और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए एक कार को 3 घंटे में कर सकता है, ठीक है, बी और सी इसे मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसको 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार को कितने समय में करेगा। बहुत शानदार सवाल है, जैसा कह रहा वैसा करते जाइए। ए इस कार को 3 घंटे में करता है, और अगर बात करते हैं साथों बी और सी इसको मिलकर करते हैं तो 4 घंटे में करते, लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर ए और सी इसको मिलकर करते हैं तो 2 घंटे में करते, तो कहने के बी अगर अकेला इस कार को करेगा तो कितने समय में पूरा कर पाएगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए इन तीनों नंबर से एक ऐसा नंबर हम निकालेंगे जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे, तो 12 नंबर ले लेंगे। 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, 4 तियां 12, 3 आ जाएगा, 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये है सातु टोटल काम, है ना। टोटल काम 12 किया गया है। देखिए जब, और ए की क्षमता कितनी है, 4, है ना। एक घंटे में 4 कार्य करता है, तभी तो ये टोटल 12 काम, 4 तियां 12, 3 दिन में कर पाएगा, सॉरी 3 घंटे में कर पाएगा। ऐसे बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, टोटल काम कितना 12, तो 3 चौक 12, दोनों मिलकर 4 घंटे में काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ए की क्षमता कितनी है, 4, यानी कि ए 1 घंटे में 4 काम करता है। तो अगर मान लेते हैं साथियों ए और सी दोनों लोग मिलकर 6 काम करते हैं, और ए करता है साथियों 4 काम, तो जाहिर सी बात है ये सी कार करेगा 2, क्योंकि दोनों लोग मिलकर 6 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, हमें पता चल गया सी की क्षमता 2 है, और दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं, तो ये बी की क्षमता 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टोटल काम कितना है 12, और बी की क्षमता 1, यानी कि 1 घंटे में 1 कार्य कर रहा है, तो बी अकेले इस कार को कितना समय लेगा, मैं कहूँगा 12 घंटे का समय लेगा, है ना। अरे भाई टोटल 12 काम है, 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो 12 घंटे में तो ये टोटल काम कंप्लीट कर पाएगा। तो 12 घंटे कहाँ पर है, 12 घंटे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं, और यही आपका जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद एक सवाल और ऐसा, तो उसके बाद क्लास आपकी एंड है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 संतरे 450 रुपए की खरीदे गए, यानी कि 450 रुपए की दर में खरीदे गए, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सर, सिंपल सी एक बात है कि अगर 100 संतरों को 450 रुपए में खरीदा गया है, तो एक संतरे को कितने रुपए में खरीदा जाएगा, 4.5 रुपए में खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथ, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य की अगर हम बात करते हैं, यानी कि एक संतरे को कितने रुपए में खरीदा गया है, 4.5, 4.5 रुपए में साथों खरीदा गया है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 60 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 60 रुपए के 12 संतरे बेचे गए हैं, तो 1 रुपए के कितने, सॉरी 60 रुपए के, यानी कि ये अगर बात करते हैं साथों 60 रुपए के प्रति दर्जन, यानी कि 12 संतरे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं साथों एक कितने में बेचा गया है, तो 12 पंजे 60, 5 रुपए में एक बेचा गया, तो एक संतरा जो बेचा गया है, यानी कि एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो 5 रुपए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो यानी कि अगर आपने एक संतरे को 4.5 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेचा है, तो आपको 8 आने, यानी कि 0.5 का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हो, नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है साथ, तो 4.5 है, तो ये आ जाएगा। इस पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 नीम 45, यानी कि 100/9 आपका यहाँ पर आ चुका है।
अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथों। देखिए 100 है ना, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, एक जाएगा, फिर 100 सॉरी 10 हो जाएगा तो फिर ये साथियों 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा एक, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 11 सही 1/9% का लाभ होता है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका 44 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर है साथ, तो 44 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक आयताकार शीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है और एक बेलन बनता है। ठीक है, बेलन बनता है। बने हुए बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, बेलन का आयतन आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि अगर इस आकार से 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है और एक बेलन बनता है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों ये जो बेलन बनेगा ना, ये एक तरीके से साथियों इसका परिमाप बनेगा। यानी कि ये परिमाप दे रखा है बेलन का, कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर कितना है? 44 है। यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे और आर का मान इसमें फिट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, बेलन का आयतन निकाल आएगा। देखिए अगर हम यहाँ से आर का मान निकाले 22/7 और आर और बराबर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। देखिए ये भी 44 है ना, और ये भी 44 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर 7 इधर है, उधर चला जाएगा, तो आर का मान 7 निकल आया है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें 22/7 आर यानी कि 7 × 7 और एच कितना है? एच की अगर बात करें ये 44 है, ठीक है ना, सॉरी एच 44 नहीं, ये 44 है, 28 है ना, क्योंकि ये ऊंचाई है ना, ये चौड़ाई है कहीं ना कहीं, ये लंबाई है उसकी। तो चौड़ाई की अगर या ऊंचाई की अगर बात करें कितनी दे रखी है? साथ, तो 28 दे रखी है, ठीक है ना। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, 7 दूना 7 से 22 की करेंगे 154 आ जाएगा, 154 की गुणा 28 से करें, देखते कितना आता है। 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 43 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 8 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 आ गया, 11 आ गया, 3 आ गया, 4 यानी कि 4312 आ गया। तो 4312 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो होगा ये बने हुए बेलन का आयतन हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर साथियों सी में लिखा हो, 4312। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।